नमस्कार दोस्तों, वीरेंद्र कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका वीकेजी फ्यूजन पर स्वागत करता हूं। आज हम बड़ी गजब की चीज लेके आए हैं, बड़ी अच्छी चीज लेके आए हैं। आवर्त सारणी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे और किस प्रकार से संपूर्ण आवर्त सारणी को चुटकियों में हम याद कर सकते हैं, उसका तरीका भी आज हम बताएंगे। और प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक को भी हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसका सरलतम तरीका भी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिखने वाली घंटी को जल्दी से बजा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी के बारे में बात करने से पहले हम हल्का सा इसके इतिहास में चलते हैं। और जब हम इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है जॉन वुल्फगैंग डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपना प्रायोगिक कार्य 1829 में किया था और त्रिक का नियम दिया था। उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को इन्होंने तीन तीन के समूह में विभाजित कर दिए थे। जैसे पहला समूह इन्होंने दिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तीन के समूह इन्होंने बनाए और इन्होंने कहा कि तीन तीन के समूह के तत्वों के गुणों में बहुत ज्यादा समानता होती है। साथ ही इन्होंने एक बात बताई कि इन त्रिक में पहले और तीसरे परमाणु का जो परमाणु भार है उसका यदि औसत निकाला जाए तो वह बीच वाले परमाणु के भार के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार का औसत निकालें तो हमारे को सोडियम के परमाणु भार के बराबर वैल्यू प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इन्होंने और भी त्रिक दिए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। लेकिन उस समय पहली बात तो तत्वों की संख्या कम थी और जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी के ये त्रिक बनाने में असफल रहे, इसीलिए इस नियम को फिर रिजेक्ट कर दिया गया। इनके बहुत सालों बाद फिर अगली कोशिश करने वाले वैज्ञानिक महानुभाव जिनका नाम है चेनकोर्टोइस, डी चेनकोर्टोइस ने भी परमाणुओं को एक क्रम से व्यवस्थित करने की कोशिश करी और उसी कोशिश में उन्होंने सन 1862 में अपनी एक वृत्ताकार आवर्त सारणी दी थी। वृत्ताकार आवर्त सारणी देखने में कुछ इस तरह की थी, जिस प्रकार से हम किसी कैलेंडर को लपेट देते हैं। कैलेंडर को लपेटने के बाद उसके चारों तरफ हम डोरी घुमा दें तो उसी प्रकार से जैसे ये कैलेंडर है यहाँ पर और इसके चारों तरफ तत्वों की डोरी इन्होंने घुमा रखी है, तो इस प्रकार की जो इन्होंने आवर्त सारणी दी थी उसे वृत्ताकार आवर्त सारणी नाम दिया गया था। लेकिन यह आवर्त सारणी भी सफल नहीं हो सकी, सभी तत्वों को इस तरीके से वो व्यवस्थित करने में असफल रहे। इनके बाद अगली कोशिश करने का श्रेय जाता है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अपना एक अष्टक का नियम दिया था। अष्टक के नियम में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सुर में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नी, और 8वां सुर वापस सा आ जाता है, यानी पहला और 8वां सुर एक जैसा होता है। उसी प्रकार से इन्होंने तत्वों को 8 श्रेणियों में विभाजित किया। जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं लिथियम है और ये लिथियम के बाद 8वां तत्व आता है सोडियम, यानी लिथियम सोडियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से तत्वों को आगे व्यवस्थित करते गए। किसी भी तत्व से हम शुरू करें और 8वें तत्व पर जाएं तो उनके गुणों में समानता मिलती है। जिस प्रकार से नाइट्रोजन है और इसका 8वां तत्व आता है यहाँ फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के गुणों में बहुत ज्यादा समानता होती है। तो यह जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा दिया गया अष्टक का नियम था। लेकिन इस प्रकार के 8 के समूह वो ज्यादा नहीं बना पाए, इसीलिए न्यूलैंड के अष्टक के नियम को भी रिजेक्ट करना पड़ा। और फिर इसके बाद महत्वपूर्ण कोशिश की गई 2 महानुभावों के द्वारा, जो आपके सामने है, जिनमें से पहला है लोथर मेहर और दूसरे हैं दमित्री मेंडलीव। दोनों बहुत महान वैज्ञानिक थे। दोनों ने तत्वों का वर्गीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बहुत ज्यादा प्रयोग किए और दोनों ने आवर्त सारणियां तैयार कर ली थी। दोनों ने जो आवर्त सारणियां तैयार की थी उसमें बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम को आधार बनाया गया था। दोनों की आवर्त सारणियां 1869 में दुनिया के सामने प्रदर्शित की गई थी। लेकिन लोथर मेयर, जिन्होंने 1868 में ही अपनी आवर्त सारणी का निर्माण कर लिया था,
उनके कुछ आलस के कारण या अन्य कोई कारण से वो उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं कर सके और फिर दोनों ने 1869 में प्रदर्शित किया। लेकिन दोनों के बीच में भी दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी का दुनिया के सामने प्रदर्शन पहले हो गया, इसीलिए उन्हीं की आवर्त सारणी को प्रमुखता दी गई और इसीलिए दमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। दमित्री मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी उसमें अपना एक नियम दिया जिसे आवर्त नियम के नाम से जानते हैं और आवर्त नियम में उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब गुणों में पुनरावृत्ति होना। तो जब गुणों में पुनरावृत्ति होती है वो गुणों में पुनरावृत्ति परमाणु भारों पर निर्भर करती है और यह दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम था और आवर्त सारणी सबसे पहले देने के कारण इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी कहा गया। हम मुख्य रूप से आज के चैप्टर में आधुनिक आवर्त सारणी की ही चर्चा करेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी देने का श्रेय हेनरी मोजले को जाता है, जिन्होंने 1913 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक और एक्स किरणों की आवृत्ति के बीच में आलेख का निर्माण किया। तो उन्होंने देखा कि परमाणु क्रमांक के साथ यदि आवृत्ति का आलेख बनाया जाता है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जबकि परमाणु भारों के साथ यदि ये आलेख बनाया जाता है तो हमारे को टेढ़ी बांकी रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए मोजले ने कहा कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का जमाना अधिक सुसंगत होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया जिसमें कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते। मेंडलीव ने कहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मोजले ने कहा कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोनों के नियमों में मात्र इतना सा ही अंतर है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि शुरू के जो दो वर्ग हैं, एस ब्लॉक के वर्ग हैं, ये 6 पी ब्लॉक तत्व हैं, बीच में 10 डी ब्लॉक तत्व आते हैं और नीचे की तरफ 2 एफ ब्लॉक तत्व व्यवस्थित होते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रारूप है। इस प्रारूप को हम डिटेल से समझें। इसमें एक हाइड्रोजन का जो स्थान है वो अभी अनिश्चित है। वैज्ञानिक हाइड्रोजन को वर्ग 1 के साथ भी रखने की कोशिश करते हैं, वर्ग 14 के साथ और वर्ग 17 के साथ भी रखते हैं। इसीलिए इस बेचारे को पूरी आवर्त सारणी में कहीं पर भी स्थान नहीं मिला है और ये बीच में भटकता रह जाता है। इसीलिए इसे आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी कहा जाता है। ऊपर से नीचे चले तो हमारे को स्तंभ प्राप्त होते हैं। ये स्तंभों को हम वर्ग कहते हैं और ये कुल वर्गों की संख्या होती है 18। जबकि हम बाएं से दाएं देखें तो हमारे को आवर्त प्राप्त होते हैं और आवर्तों की संख्या होती है 7। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, जिसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में जाता है, इसीलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार से वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक तत्व के नाम से जाना जाता है। जबकि बीच में 3 से लेकर के 12 तक के तत्व डी ब्लॉक में जाते हैं, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि एस और पी ब्लॉक के जो तत्व है वो प्रारूपिक तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व इन प्रारूपिक तत्वों के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जबकि आवर्त सारणी के नीचे की तरफ 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, जिनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है, इसीलिए इन्हें एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त करें तो जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 का तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। N यहाँ कोष की संख्या है और S में पहला इलेक्ट्रॉन इस वर्ग के तत्वों का जाता है, इसीलिए NS1। वर्ग 2 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS0 से 2, N-1, D1 से 10 होता है। अब यहां ये इस तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो 2 तरीके हैं इसके लिखने के। एक तरीका तो होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया और बाद में किस में भरा गया, उस हिसाब से व्यवस्थित करना। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहले इलेक्ट्रॉन NS में जाता है और उसके बाद
n-1d में जाता है। इसी प्रकार से हमने लिखा है। दूसरा तरीका कोष के अकॉर्डिंग होता है कि पहले कौन सा कोष और बाद में कौन सा कोष है। जैसे यदि हम इसको पहले लिख दें, n-1d को पहले लिख दिया जाए और ns 0 से 2 को बाद में लिख दिया जाए, तो उस तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 आवर्त है, टोटल 4 श्रेणियां हैं, जिन्हें 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D और 6D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इसके अलावा पी ब्लॉक तत्व की बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np126 होता है, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जा चुके हैं इधर वाले, और P में 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अर्थात यहाँ P1, P2, P3, P4, P5 और P6। तो इस प्रकार से इनके प्रत्येक वर्ग के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख सकते हैं। जबकि एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2 सबसे बाहरी कोष का है, फिर n-1d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और n-2f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात इनमें 2 कोष अंदर की तरफ f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर यह हमारी आधारभूत आवर्त सारणी है। इस आधारभूत आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं कि टोटल 7 आवर्त होते हैं। यदि इन प्रत्येक आवर्त की बात करें तो जो पहला आवर्त है, उस पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व हैं। पहले आवर्त में एक तो हाइड्रोजन आता है और एक इधर हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम इस आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होने के कारण इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। जबकि दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं, 2 s के और 6 p के। इसीलिए इन दोनों को लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, 2 s के होते हैं, 10 d के आ जाते हैं और 6 p के होते हैं। तो 18 तत्व होते हैं और इन दोनों को हम दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। जबकि छठे और 7वें में 32 तत्व होते हैं, 2 s के होते हैं, 14 f के होते हैं, 10 d के होते हैं और 6 p के होते हैं। और इस तरह से टोटल 32 तत्व इनमें पाए जाते हैं। इसीलिए छठे और 7वें को अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, कई किताबों में आपको 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त मिल सकता है, लेकिन कुछ समय पहले तक इस संपूर्ण आवर्त के तत्वों के नाम दे दिए गए हैं, उनकी खोज हो चुकी है। इसीलिए अब इसको अपूर्ण आवर्त नहीं कह सकते हैं, यह भी एक पूर्ण आवर्त हो गया है। इसीलिए इसे अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। अब हम इन चारों ब्लॉक के तत्वों को एक एक करके याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एस ब्लॉक के तत्वों की। एस ब्लॉक के तत्व जिनमें 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये 2 वर्ग एस ब्लॉक में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ग 1 की, जिसे हम क्षारीय धातुओं के नाम से भी जानते हैं। वर्ग 1 के सभी तत्व क्षारीय धातुओं के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। जबकि वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि भू परपटी पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों ही तत्व जल के साथ क्षार का निर्माण करते हैं, अर्थात ये प्रबल क्षारों की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले हम वर्ग 1 की बात करते हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है। इनको याद करने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका आपके सामने है, जिसमें है ली ना की रब से फरियाद। जी हाँ, बड़ा आसान तरीका है, ली ना की रब से फरियाद। बस आप ये याद कीजिए और वर्ग 1 के तत्व आपको याद हो गए हैं। ली Li लिथियम के लिए आ गया है, ना Na सोडियम के लिए आ गया है, की के पोटेशियम के लिए आ गया है, रब Rb रुबिडियम के लिए, से Cs सीजियम के लिए और फरियाद से Fr। तो इस तरह से आप ये छोटी सी लाइन याद कर लीजिए, लीना की रब से फरियाद। आपको वर्ग 1 के तत्व सारे के सारे याद हो जाएंगे। साथ ही हमने कहा था इनके परमाणु क्रमांक भी देखेंगे। तो परमाणु क्रमांक देखने से पहले आपको जादुई संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जादुई संख्या होती है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अर्थात ये जादुई संख्या कुछ नहीं है। पहले आवर्त में 2 आते हैं, 2 और 3 में 8, 8 आते हैं, 4 और 5 में 18, 18 और 6, 7 में 32, 32 तत्व आते हैं। यही संख्याएं जादुई संख्याएं हैं। अर्थात इन संख्याओं के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इन्हें जादुई संख्याएं कहा गया है। और इन जादुई संख्याओं का उपयोग करके हम परमाणु क्रमांकों को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले तत्व का
परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो आप देखिए अगला तत्व का परमाणु क्रमांक होगा 8। इसमें जादुई संख्याएं जोड़ देंगे अपन, तो 3 + 8 होते हैं 11। इसी प्रकार से अगले पोटेशियम के लिए 11 में फिर अपन अगली जादुई संख्या 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। इसी प्रकार से रुबिडियम के लिए 19 में अगली जादुई संख्या 18 जोड़ेंगे, हो जाएगा 37। और सीजियम में अगली जादुई संख्या 18 जोड़ने से हमारे को प्राप्त हो जाएंगे 55। और अंत में अंतिम जादुई संख्या 32 जोड़ने पर हमारे को 87 प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से इनके परमाणु क्रमांक को भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो 2 है, इस 2 का उपयोग तब करते हैं हम जब हाइड्रोजन को वर्ग 1 के ऊपर रखा जाता, लेकिन हाइड्रोजन को बीच में रखा है हमने, इसीलिए इस 2 का उपयोग नहीं हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है। बात करते हैं वर्ग 2 के तत्वों की। तो वर्ग 2 के तत्वों में है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। जी हाँ, आजकल बाप राजी हो जाते हैं। बेटा है Be बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कन्या Ca कैल्शियम, सुंदर Sr, बाप Ba और राजी Ra। तो इस तरह से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बहुत आसान तरीका है जिससे आप वर्ग 2 के तत्वों को आराम से याद कर सकते हैं। इनके यदि परमाणु क्रमांक देखें तो उसी प्रकार से हम जादुई संख्याओं का उपयोग करेंगे। मैग्नीशियम के लिए +8 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो स्ट्रोंशियम के लिए हमारे को 38 प्राप्त होगा। बेरियम के लिए 38 में फिर अगली जादुई संख्या 18 हमने जोड़ी तो 56 प्राप्त हो गया है। साथ ही रेडियम अर्थात राजी के लिए 32 अपन ने जोड़े तो 88 परमाणु क्रमांक इसका हमारे को मिल जाता। बड़ा आसान तरीका है परमाणु क्रमांक भी ज्ञात करने का। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक तत्वों के बारे में जानकारी लेने के लिए कि पी ब्लॉक तत्वों को किस तरह से हम याद कर सकते हैं। पी ब्लॉक तत्व आपको पता है वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 13 की। वर्ग 13 में बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला अब तक ऐसे ही याद करते थे, लेकिन चूंकि अब नीचे की तत्व भी हमारे को सारे ज्ञात हो गए हैं तो इनको भी हमारे को साथ में लेना पड़ेगा। अब मैंने नया तरीका बनाया है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला नहीं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला नहीं। आप 2-4 बार करेंगे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग 13 के तत्वों को याद कर सकते हैं। वर्ग 13 के तत्व का पहला सदस्य बोरोन है, इसीलिए इसे बोरोन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी हम परमाणु क्रमांक निकालने के लिए जादुई संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बोरोन का 5 हमारे को पता है। अब आपको यदि आलू अर्थात एल्यूमिनियम का निकालना है तो अगली जादुई संख्या 8 जोड़ दीजिए, आपको 13 मिल जाएगा एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक। आपको गाजर का अर्थात गैलियम का निकालना है तो उसमें 18 जोड़ दीजिए, 31 आपको मिल जाएगा। आपको यदि इंडियम का निकालना है तो उसमें भी 18 जादुई संख्या जोड़ दीजिए, 49 आपको प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से हम थेलियम का और नियोनियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं वर्ग 14 की। तो वर्ग 14 में पहला सदस्य कार्बन है, इसीलिए इसे कार्बन परिवार कहा जाता है। इसको याद करने के लिए मैंने भगवान शंकर के परिवार को इसमें जोड़ा है, जिसमें कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। अब तक ऐसे याद करते थे, पूरी भगवान शंकर का परिवार इसमें आ गया है। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ये इस तरह से याद करने की टेक्निक थी। लेकिन अब एफएल और तत्व इसमें जुड़ गया है तो अब इसमें अपन फ्लाई और जोड़ देते हैं, अर्थात कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, फ्लाई टू कैलाश, अर्थात कैलाश को उड़ गए। इस तरह से आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। बात करते हैं वर्ग 15 की। वर्ग 15 का पहला सदस्य नाइट्रोजन है, इसीलिए इसे नाइट्रोजन परिवार या इसको निकोजन के नाम से भी जाना जाता है। निकोजन को याद करने का तरीका नन्नू, पप्पू, आशु सब बीमार, पहले इस तरह से याद किया करते थे, लेकिन अब मैंने दूसरा तरीका बनाया है, नन्नू, पप्पू, आशु सब बिना मेडिकल। कोरोना का टाइम चल रहा है भैया, हर कोई बीमार हो सकता है, तो नन्नू, पप्पू, आशु सब बिना मेडिकल। MC नया तत्व जुड़ गया है यहाँ पर, इसीलिए बिना मेडिकल यहाँ पर मैंने तैयार किया है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। अगले तत्व पर चलते हैं। पी ब्लॉक का 16वां वर्ग है, जिसे ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं या चाल्कोजन तत्व भी इनको कहा जाता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो लवी, लवी किसी का नाम है तो ओल्ड स्टाइल से टीपो लवी, तो इस तरह से लास्ट वाले तत्व LV का भी हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है, आप चुटकियों में पूरी आवर्त सारणी को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वर्ग 17 की बात करें तो इसे हेलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। फिर कल बाहर आई आंटी
तीसरी आंटी नंबर 3 बाहर आई है। फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन आई, आयोडीन, आंटी एस्टेटिन और तीसरी टीएस। तो इस तरह से आप वर्ग 17 के तत्वों को याद कर सकते हैं। और अंतिम है वर्ग 18 के तत्व, जिसे उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैसों के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हीना, नीना और करीना, बिल्कुल हीरोइनों के नाम है, हीना, नीना और करीना, जीना, रीना, ये सब एक तरह से हीरोइनों के नाम है। और इन सब के ओजी को और याद कर ले, ओजी आप समझते हैं उनके हस्बैंड। तो हीना, नीना और करीना, जीना, रीना, ओजी, या तो इस तरह से याद कर लीजिए, या ओगी एक कार्टून कैरेक्टर है, आप उससे याद कर लीजिए लास्ट में। तो इस तरीके से आप वर्ग 18 के तत्वों को भी आसानी से याद कर सकते हैं। इनके परमाणु क्रमांक में आप देख रहे हैं 2 नंबर पे हीलियम आता है। फिर आप जादुई संख्याएं लगा लेंगे, 8, 8, 18, 18, 32 आप जोड़ते जाएंगे तो आपको इनके परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पी ब्लॉक के तत्वों को भी हमने बड़े आसानी से याद कर लिया है। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के पास। डी ब्लॉक के तत्व आपको पता है कि एस और पी के बीच में आते हैं आवर्त सारणी में, और इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्व वर्ग 3 से लेकर के और वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं। इनको सबसे पहले हम डी ब्लॉक तत्व की बात करें, इसे 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। 3D इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, और प्रथम संक्रमण श्रेणी है क्योंकि संक्रमण तत्वों की ये पहली श्रेणी है, इसीलिए इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी, 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी इसको कहा जाता है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व है। 10 तत्वों को याद करना बड़ा आसान तरीका है, आप सुनिए ध्यान से। स्कूल में टाई की वॉच करो, मैंने फेरस को निकाला क्यों जिंक। तो इस तरह से आप इन 10 के 10 तत्वों को याद कर लेंगे। आपको पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए जो कि 21 है, स्कैंडियम का। अंतिम 30 नंबर पे आता है जिंक। तो आप बीच का किसी का भी आराम से परमाणु क्रमांक यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो स्कूल में टाई की वॉच करो, मैंने फेरस को निकाला क्यों, जिंक। और आपको 3D श्रेणी के सभी तत्वों के नाम याद हो गए हैं, प्रतीक चिन्ह याद हो गए हैं। इसके बाद हम बात करें 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में ये जर्मनी के नींबू मौसमी, बिल्कुल जर्मनी के, ये जर्मनी के नींबू मौसमी टेक्निक से रूट रहे। अब देखो रूटते भी टेक्निक से, ये जर्मनी के नींबू मौसमी टेक्निक से रूट रहे, पड़े आ गए कनाडा, रूट करके कहां गए, कनाडा। तो आपको इस तरह से याद करना है, ये जर्मनी के नींबू मौसमी टेक्निक से रूट रहे, पड़े आ गए कनाडा। और पहला तत्व जो इट्रियम है वो 39 नंबर पे है, और अंतिम सीडी है कैडमियम, वो 48 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से आप ये 4D श्रेणी अर्थात द्वितीय संक्रमण श्रेणी को भी आसानी से याद कर सकते हैं। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s 0 से 2, 4D 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं। अर्थात 4D श्रेणी है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में ही जाता है। अगली तीसरी संक्रमण श्रेणी आने से पहले एक तत्व आ गया हमारे लैंथेनम। ये लैंथेनम तत्व 57 नंबर पे आता है, और 57 नंबर पे जो एक तत्व आता है, इसके बाद के जो 14 तत्व है वो 14 तत्व नीचे F श्रेणी के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और फिर 14 तत्व यानी 58 से लेकर के 71 तक के तत्व यहाँ आते हैं, और फिर अगले फिर 72 से लेकर के और 80 तक फिर वापस डी के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 जगह पूरी आवर्त सारणी में कंफ्यूजन है। पहला 57वां नंबर पे आता है, जहां 57वां नंबर तो डी ब्लॉक तत्व है, लेकिन 58 से लेकर के और 71 तक 4F के अंदर चले जाते हैं, और फिर 71 से लेकर के और 80 तक वापस 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये श्रेणी हमारे को प्राप्त हो जाती है। इसे 5D श्रेणी या तृतीयक संक्रमण श्रेणी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, लाई। लाई बोलते हैं हम सामान्य भाषा में बेचारा। लाई हाफता व रोता, हाफता हुआ, लाई हाफता व रोता ओसामा ईरान से पिटकर आया होगा। बिल्कुल आसान, बहुत आसान तरीका है। लाई हाफता व रोता ओसामा ईरान से पिटकर आया होगा। और इस प्रकार से ये 10 तत्व आपको तुरंत याद हो गए हैं। पहला 57 नंबर पे होता है, दूसरा ध्यान रखना 71 नंबर पे हैफनियम जो होता है 71 नंबर पे होता है, और फिर अंतिम मरकरी 80 नंबर पर आता है। अब जिस प्रकार से यहाँ लैंथेनम में एक गड़बड़ हुई, उसी प्रकार से अगला यहाँ एक्टिनियम 89 नंबर पे आता है, यहाँ भी गड़बड़ है। 89 के बाद 90 से 103 यहाँ लैंथेनोइड श्रेणी के अंदर जाते हैं 14 तत्व, और इसके बाद 103 से 112 तक के तत्व 6D श्रेणी के अंदर अर्थात चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में जाता है।
इसको भी याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। एक रफ डूबी सागर में, देखो रब्बी सागर में डूब जाती है, रफ को भी काम में लेते हैं अपन। एक रफ डूबी सागर में और बाहर हंसते मिट्ठू दास राग से। एक रफ डूबी सागर में बाहर हंसते मिट्ठू दास राग से। और इस प्रकार से 10 तत्व आपको याद हो गए। पहला एक्टिनियम है जो कि 89 नंबर पे है। दूसरा फिर रदरफोर्डियम आता है जो कि 104 नंबर पे है। और लास्ट में CN 112 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्वों को हम आराम से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक श्रेणी की। और एफ ब्लॉक श्रेणी में 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। अब इसमें सबसे पहले हम लैंथेनॉइड श्रेणी की बात करेंगे। इन्हें एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के भी बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले लैंथेनॉइड श्रेणी की। लैंथेनॉइड श्रेणी में 14 तत्व आते हैं। ये लैंथेनम देखिए यहां पर ऑलरेडी आ चुका है 57वें नंबर का, लेकिन यहां मैंने वापस लिखा है क्योंकि इसके गुणधर्म लैंथेनॉइड श्रेणी के अन्य तत्वों के साथ बहुत ज्यादा समानता रखते हैं, इसीलिए हम याद भी इसके साथ ही करेंगे इसको। और बड़ा आसान सा तरीका है, आप देख रहे होंगे। लेकर परिंदे प्रेम संदेशा, लेकर परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। तो इस प्रकार से एक छोटी सी एक ट्रिक है, एक छोटा सा लाइन है जिसको हमारे को याद रखना है और पूरे 14 के 14 तत्व आपको तुरंत याद हो जाएंगे। लेकर परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। और इस तरह से 57 से लेकर के 71 नंबर तक के तत्व आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी की। एक्टिनाइड श्रेणी में भी अपन ने एक्टिनियम को यहाँ वापस लिख दिया है। हालांकि ये यहाँ पर 89 नंबर पर डी ब्लॉक तत्व है, लेकिन गुणों में समानता होने के कारण इसको अपन ने इसे यहाँ वापस लिखा है। इसको हम याद करते हैं अगले तत्व से। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे और फिर पुराने आम कम बिकेंगे, और आम बिकेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे? कैफे में। और कैफे में जाके क्या बोलते हैं? कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता ला रही। बिल्कुल देसी ठाठ में बात करते हैं अपन। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता ला रही। तो इस तरह से हम एफ ब्लॉक तत्वों को भी याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से पूरी आवर्त सारणी हमने याद कर ली है। अब इस पूरी आवर्त सारणी को मैंने एक अलग से भी लिख दिया है, जिसमें पूरी हिंदी मैंने लिखी है। इसके अंदर आप इनको याद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने अगली एक पूरी सारणी तत्वों के साथ तैयार की है, जिसमें आप हिंदी के साथ साथ उनके प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको ये आवर्त सारणी PDF के रूप में चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर VKG फ्यूजन के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहां पर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं सभी तरह की PDF डालता रहता हूं और ये PDF भी मैं वहां पर डाल दूंगा। आप इसका प्रिंट निकाल करके और याद कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे जितने भी टॉपिक आज तक बने हैं उन सब की PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, जिससे आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे द्वारा बनाए गए सारे के सारे नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, अतः आप वहां से इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए VKG फ्यूजन सर्च करके और टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।